नमस्कार एमपी। दिन भर में सबसे पहले बात पंचायत के दंगल की। तो पंचायत चुनाव के मतदान का पहला चरण पूरा हो चुका है। पहले चरण में 67% मतदान हुआ है और खास बात यह कि महिलाओं ने खुलकर वोटिंग की है। महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 69% रहा है, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 65% है। पहले चरण में सबसे ज्यादा नीमच में वोटिंग हुई है। नीमच जिले में 84.40% मतदान हुआ है, जबकि शाजापुर जिले में 82.2% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 8,662 सरपंच और 1,35,914 पंच चुने जाएंगे। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि आज दिन में कैसा नजारा देखने को मिला। पंचायत चुनाव को लेकर कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आया। पंचायत का दंगल शुरू हो चुका है और पहला चरण आज पूरा भी हो गया। 67% मतदान प्रतिशत रहा है और सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत जो दर्ज किया गया वो मतदाताओं के उत्साह की वजह से दर्ज किया गया। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धार, देवास में पंचायत चुनाव का दंगल कैसा था, खरगोन, शाजापुर, हरदा, बैतूल, मंदसौर और आगर मालवा की ये 8 तस्वीरें, जहां पर बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंची थी। और बड़े अगर जिलों की बात की जाए, भोपाल की बात की जाए, जबलपुर की बात की जाए या ग्वालियर की बात की जाए, तो यहां पर भी पंचायत का दंगल शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। हालांकि ग्वालियर अंचल की बात की जाए तो यहां जरूर काफी हंगामा देखने को मिला। कहीं पर गोली चलने की भी खबर आई तो कहीं पर मतपेटी ही लूट ली गई और उसमें पानी भर दिया गया। ऐसी तस्वीरें भी आई, लेकिन इस बीच मतदाताओं का उत्साह कम कहीं पर भी नजर नहीं आया। बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, छतरपुर, आगर मालवा और मंदसौर की ये 6 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। भिंड, मुरैना में मतदान केंद्रों पर पथराव और फायरिंग जरूर हुई है, लेकिन ये देखिए 4 बड़े जिलों की, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, ये महानगर भी हैं और बड़े जिले भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतारें यहाँ पर देखी गई। महिलाएं कतारों में अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई, महिला मतदाता। तो पुरुषों की जो संख्या थी वो भी कम नहीं थी। हालांकि इस बार खास बात ये रही कि महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत जो है वो इस बार ज्यादा नजर आया है। तो प्रदेश में गांवों की सरकार चुनने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में ग्रामीणों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, बढ़ चढ़कर मतदान किया। मतदान के लिए युवा भी पहुंचे जो पहली बार मतदान करने आए थे। उन्होंने कहा कि वे विकास के लिए वोट डालने आए हैं। देवास में निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के इस वचन पत्र में शहर में पिछले 7 साल में किए गए कामों का उल्लेख है और आगामी कामों का जिक्र है। बीजेपी के इस वचन पत्र पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने तंज कसा और वचन पत्र को घोषणा पत्र बताया। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे। उन्होंने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए प्रचार किया। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में योजनाएं बंद करने के लिए कमलनाथ सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार ने कई योजनाएं बंद कर दी थी, लेकिन उन्हें मामा ने फिर से शुरू कर दिया। मेरे भांजे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? खुद के बेटा सांसद और उद्योगपति, गरीब और किसानों के बेटा बेटियों से तुमने संबल योजना बंद करके वो फीस तक छीन ली। ये पाप और अपराध किया है जिसके लिए मध्य प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और मेरे पार्षद के प्रत्याशी बैठे जाकर कहना अपने अपने वार्ड में, मामा कहते गया है संबल योजना फिर चालू और जितने नाम कट गए सबकी सूची बना लो, सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई वंचित नहीं है। मामा काटता नहीं है रे, मामा तो जोड़ता है, वे जोड़ने आया हूं। वो दिल तोड़ते हैं, हम दिलों को जोड़ते हैं। कमलनाथ जी
कितनी योजनाओं की बात करूं। रास्ते में किसान सम्मान निधि के लोग मिले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000। अब मुझे लगा चौथी बार मुख्यमंत्री बना रे शिवराज, मोदी जी 6,000 दे रहे हैं तो 4,000 तू भी दे, तो 6 में 4 जोड़ के मैंने कर दिए 10,000, तो 10,000 किसानों को भी। नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री इटारसी भी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में सभा की। इस दौरान न केवल अपनी सरकार की योजनाओं को बताया बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। निकाय चुनाव के दंगल के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को लेकर बड़ा हमला बोल दिया और गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के जीन में अंग्रेजों का खून है, वो फूट डालो राज करो की नीति पर काम करती है। इनका कहना है कि अग्निवीर योजना को लेकर भी कांग्रेस का रवैया कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व भी दिखावा है, और सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि सॉफ्ट नक्सलिज्म और सॉफ्ट टेररिज्म करने वाले ये लोग हैं। निकाय चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। इसके साथ ही चलने शुरू हो गए बयानों के तीर। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस बार कांग्रेस के जीन की तलाश शुरू कर दी और अपनी तरफ से नतीजा ये निकाला कि कांग्रेस के जीन में अंग्रेजों का खून है। कहते हैं जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी तब तक अंग्रेजों के जीन खत्म नहीं होंगे। काय का सॉफ्ट हिंदुत्व ऐसा होता है क्या कि मुख में राम और वो क्या कहते हैं बगल में छुरी। ये दुनिया जानती है, जनता जानती है। अब आप पूजा करो, भजन करो, इससे नहीं होता। आपके जीन्स में तो अंग्रेजों का खून है अभी भी। मैं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं। अपने बयानों को लेकर तर्क देते हुए वीडी शर्मा कहते हैं अग्निवीर योजना न सिर्फ नौजवानों बल्कि देश के लिए बेहतर योजना है, लेकिन कांग्रेस उसको लेकर भी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है। इस देश में अस्थिरता लाने का काम कौन कर रहा है? अग्निवीर वो योजना है जो इस देश के नौजवानों को इतना बड़ा अवसर देने वाली योजना है कि हर प्रकार का नौजवान इस देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षित होकर के खड़ा होगा। वो भी नहीं पच रहा, उसके लिए भी झूठ बोल रहे हैं, उसके लिए भी भ्रम फैला रहे हैं, उसके लिए भी नौटंकी करके प्रशिक्षण दे करके कैसे वातावरण बिगड़े ये कर रहे हैं। हर काम में ये जो कांग्रेस नाम का जो तत्व है, ये अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति के जिनसे वाले लोग हैं, ये कभी नहीं आ सकते। झूठ बोलेंगे, हाँ चल करेंगे, कपट करेंगे। दरअसल वीडी शर्मा जबलपुर में पार्टी के संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर भी शिवसेना के गठबंधन पर सवाल उठा दिया। सॉफ्ट और ये सब नहीं चलता, ये सॉफ्ट नक्सलिज्म वाले लोग हैं, ये सॉफ्ट टेररिज्म वाले लोग हैं। ये भड़काते हैं, ये क्या है? ये भड़काना सॉफ्ट टेररिज्म है। बच्चों को आपने उकसा दिया, ये सॉफ्ट टेररिज्म है। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं हो सकता, सॉफ्ट टेररिज्म वाले लोग हैं। ये कभी ठीक नहीं हो सकते। जब तक ये समाप्त नहीं होंगे तब तक इनके अंदर से वो जीन्स नहीं जाएगा। नेचुरल गठबंधन नहीं था, नेचुरल नहीं था। पहले दिन से महाराष्ट्र की जनता ने वोट किसको दिया था? महाराष्ट्र की जनता ने वोट भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की मोदी जी के नेतृत्व में दिया था, और उसके आधार पर शिवसेना के लोग भी जीत करके आए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये स्वार्थ से प्रेरित होकर के केवल पद पाने के लिए उन्होंने गठबंधन बनाया। आज महाराष्ट्र का सौभाग्य है कि नेचुरल गठबंधन अब बन करके महाराष्ट्र के विकास के लिए जो दिशा बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और वीडी शर्मा जी पहले अपना इतिहास उठाकर देखें और वो ये देखें कि अंग्रेजों की गुलामी किसने की थी, अंग्रेजों के साथ मुखबिरी किसने की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी के जो आज़ादी के आंदोलन थे उसके अंदर सबसे ज़्यादा भेद उत्पन्न करने वाला कौन था, ये वीडी शर्मा जी पहले इतिहास पढ़ के और पता करें। इतना ही नहीं, कांग्रेस के द्वारा प्रचार प्रसार के लिए इंदौर बुलवाए जा रहे अभिनेता सोनू सूद के आगमन पर भी उन्होंने जमकर तंज कसा। कहते हैं बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपने आप में सोनू सूद है। मध्य प्रदेश की धरती पर चाहे जो आए, जनता का विश्वास बीजेपी के साथ ही रहेगा।
इन दावों के बीच आने वाले निकाय चुनाव का दंगल अभी जींद से आगे कहां तक पहुंचेगा कहना मुश्किल है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल लागू हुआ था, लेकिन आज भी देश में इस मुद्दे पर सियासत जारी है। आपातकाल के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मीसाबंदी जेल गए थे। बीजेपी कह रही है कि 1975 में देश कारागार बन गया था। वहीं कांग्रेस ने देश में आज अघोषित आपातकाल लगने की बात कही है। आपातकाल क्या होता है, काला कानून क्या होता है, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को ध्वस्त करने का काम इंदिरा जी के समय में हुआ था। 19 महीने अकारण लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था, जो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। केवल इंदिरा जी की जो जय जयकार बोलते थे वही बाहर रह सकते थे, बाकी किसी को स्थान नहीं था। आपातकाल वो था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए काम किया है। इंदिरा गांधी जी द्वारा स्वयं देश के सामने खेद व्यक्त किया गया था और आपातकाल को समाप्त किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। कम से कम 10 से 12 चुनी हुई सरकारों को गिराया गया है और भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। भाजपा के नेताओं को बताना चाहिए कि देश में यह अघोषित लोकतंत्र की हत्या और आपातकाल कब तक चलेगा और भाजपा कब इसके लिए माफी मांगेगी। में धकेला गया, समस्त समाचार पत्रों के मुंह बंद कर दिए गए, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसे राष्ट्रवादी संगठनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। विचार की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई थी और इमरजेंसी में देश को धकेला गया और संपूर्ण भारत को एक जेल के दीवार में बंद करके इंदिरा गांधी ने निष्कंटक शासन। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक का कनेक्शन इंदौर से भी सामने आया। इंदौर में दिन भर ऐसी अटकलें लगती रहीं कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता बेहद गोपनीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां से वो आगर मालवा के शक्तिपीठ गए, माफ कीजिएगा, पीतांबरा शक्तिपीठ। और उधर चर्चा ये भी रही कि असम से भी एक बड़े नेता इंदौर आए। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी उठापटक बेहद जोरों पर है और इस सियासी उठापटक का कनेक्शन अब इंदौर से भी जुड़ गया है। जानकारी है कि बीती रात इंदौर एयरपोर्ट पर बीजेपी के एक बड़े नेता महाराष्ट्र से इंदौर पहुंचे थे। हालांकि इस पूरी यात्रा को बेहद गोपनीय रखा गया है। जानकारी है और जिस प्रकार से आज दिन भर सियासी हलकों में चर्चा होती रही, उसके मुताबिक ये यात्रा इतनी गोपनीय थी कि बीजेपी के बड़े नेता को भी इस यात्रा से दूर रखा गया। इंटेलिजेंस के अफसर, इसके अलावा प्रशासनिक और पुलिस के जो बड़े अधिकारी है, उन्हें भी इस यात्रा के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। जो सोर्स हैं उसके मुताबिक, जो अलग तरह की चर्चाएं की जा रही हैं, उसके मुताबिक जानकारी ये है कि बीजेपी के बड़े नेता इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और यहां के बाद बगलामुखी मंदिर आगर मालवा वह पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान किया। उसके बाद फिर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से दूसरे राज्य के एक बड़े शहर पहुंचे थे। ये यात्रा राजनीतिक और धार्मिक दो अलग अलग बिंदुओं से जुड़ी हुई बताई जा रही है। लेकिन आगर मालवा में स्थित शक्तिपीठ के जो पुजारी हैं, उन्होंने इससे स्पष्ट इनकार किया कि शयन आरती के बाद ये मंदिर किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी के लिए किसी भी सूरत में नहीं खोला जा सकता। लिहाजा यहाँ कोई बड़े नेता बीते दिनों नहीं पहुंचे और किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया गया। लेकिन इंदौर एयरपोर्ट में मौजूद जो हायर सोर्सेज हैं, उनसे जब न्यूज़ 18 की चर्चा हुई तो अनऑफिशियली सोर्सेज के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि बीती रात एक बड़े बीजेपी के नेता महाराष्ट्र से यहाँ पहुंचे थे। उनका विमान भी यहाँ पहुंचा था, लेकिन कोई भी बड़ी शख्सियत इंदौर एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई। वो यहाँ से किसी दूसरे राज्य की तरफ या किसी दूसरे शहर की तरफ जरूर गए थे। बहरहाल इतनी तमाम जो चीज़ों की सियासी उठापटक के बीच ये बेहद गोपनीय यात्रा जरूर कुछ ना कुछ आगे आने वाले दिनों में रंग निकाल कर सामने लाएगी और ऐसे में इंदौर की क्या अहम भूमिका होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन डगलस के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहीद भारत यदुवंशी के घर गए और शहीद को श्रद्धांजलि दी, परिवार से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि शहीद परिवार का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार की मदद के लिए भारत सरकार से चर्चा करेंगे।
इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। टिकट वितरण का पार्टी काम करती है और रूठों को मनाने का काम मैं करता हूं। जिसका टिकट कटा वो ये माने कि मैंने काटा, जिसको मिले वो ये समझे कि कमलनाथ ने दिया। दिग्विजय सिंह ने पीसीसी को इसको लेकर सलाह दी है कि जो पार्टी विरोध में काम कर रहे हैं उनका निष्कासन कर देना चाहिए। सारे लोग मिलकर हम लोग 6 जुलाई को होने वाले चुनाव में जनता से काम करेंगे। जो भी नाराजगी है वो सारी नाराजगी आप मिली जुली जो है सब दिग्विजय सिंह पर उतार दीजिए। जिसको टिकट कटा वो सब दिग्विजय सिंह ने काटा, जिसको मिला वो कमलनाथ जी ने दिया। इस मान पर चलिए। एमपी में चुनावी माहौल के बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गए। शातिर ठग सोशल मीडिया पर आम जनता को अपना निशाना बना रहे हैं। हैकर्स फेसबुक, ईमेल समेत दूसरी आईडी को हैक करते हैं और फिर इन्हीं आईडी से पैसों की डिमांड करते हैं। लगातार आ रही शिकायतों के मद्देनजर साइबर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी की है। सक्रिय रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत बताई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और आइए अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर।